हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस स्टडीज का क्रैश कोर्स। हम लोग पूरी की पूरी बीएसटी अगले 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे, हम लोग मेगा क्लासेस लेंगे और सारी चीजें कंप्लीट करके चलेंगे। आज जो मैं आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, आप लोगों को बस मेरे साथ पढ़ना है। उसके बाद घर पे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा एग्जाम देने जा सकते हो और आपको एक एक चीज अच्छे से याद रहेगी। बस मेरे साथ बने रहना। हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि बीएसटी चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बने रहना। अगले आधे घंटे में वादा करता हूं आपको चैप्टर याद हो जाएगा, बस साथ चलना। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो बढ़िया से, इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। कहानी है दो दोस्तों की। ये बचपन से दोस्त थे। है ना, जब से छोटे थे तब से ये दोस्त हैं, है ना। साथ में खाना खाना, साथ में घूमना, साथ में खेलने चले जाना, साथ में नानी के घर चले जाना। मतलब इसके घर पे है तो ये है, किसी से भी पूछ लो वो कहाँ है, तो दूसरे वाले के साथ में बचपन से साथ रह के बड़े होते रहे और दोनों ने एकदम हमेशा साथ दूसरे का दिया। बड़े होके भी साथ थे। एक का नाम था हेनरी फ्योल और दूसरे का नाम था एफ.डब्ल्यू. टेलर। याद रखना, ये जो हेनरी फ्योल था ये था कॉमर्स का लड़का और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर था वो है साइंस का लड़का। यानी कि दो दोस्त बचपन से साथ, एक का नाम हेनरी फ्योल और दूसरे का नाम एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये है कॉमर्स वाला बच्चा और ये है साइंस वाला बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं थी, बढ़िया बढ़िया सब कुछ चल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं हुआ क्या। जब ये स्कूल गए तो हेनरी फ्योल को एक लड़की पसंद आई और खास बात ये दोनों दोस्त थे। एफ.डब्ल्यू. टेलर को भी लड़की पसंद आ गई। बात बस इतनी सी थी कि हेनरी फ्योल को लग रहा था, हेनरी फ्योल को ये चीज लग रही थी कि भैया वो जो लड़की है वो तो मुझे ही देख रही है। हेनरी फ्योल को लग रहा था लड़की मुझे देख रही है और एफ.डब्ल्यू. टेलर को लग रहा था लड़की मुझे देख रही है। दोनों दोस्तों को बस एक ही कंफ्यूजन था, दोनों को लग रहा है कि भाई ये लड़की तो मुझे देख रही है और इसको लगता था ये लड़की तो मुझे देख रही है, जबकि लड़की एक ही थी। आगे हुआ क्या, दोनों का बढ़िया बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत की बात थी नहीं। अब हेनरी फ्योल इससे पूछता है, क्या पूछता है कि अपन कॉफी पे चलें। हेनरी फ्योल ने पूछा अपन कॉफी पे चलें। लड़की बोलती है व्हाई नॉट। भाई साहब ये बंदा खुश हो गया, अपने दोस्त के पास घर जाता है, गले मिलता है, बोलता है स्कूल तो क्या बढ़िया चीज है, मजा आता है, रोज चलेंगे। भाई मजा आ रहे, इसने दोस्त से कॉफी के लिए पूछ लिया, लड़की ने हाँ कर दिया। अब है ना, नेक्स्ट डे एफ.डब्ल्यू. टेलर भी गया और दोनों को पता नहीं है दोस्तों को कि भैया हम एक ही लड़की से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डे कौन गया, एफ.डब्ल्यू. टेलर गया। उसने जाके पूछा सुनो मूवी चले। लड़की बोलती है व्हाई नॉट। अरे लड़की की थोड़ी गलती है, वो तो दोनों को दोस्त बनाना चाह रही थी। लड़की तो दोस्त बनाई थी, बोले सेम स्कूल में है, अच्छे दोस्त हैं, दोस्त रह लेंगे। ये दोनों ऐसे थे जिनकी नीयत ऐसी थी कि भैया हमें तो इनसे आगे बात करनी है, सारी चीजें। अब बात इतनी सी थी कि हेनरी फ्योल ने पूछा तो भी हाँ कर दिया, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने पूछा तो भी हाँ कर दिया। दोनों दोस्त घर पे आते, गले मिलते, खुश रहते, और क्या स्कूल चीज है, रोज चलेंगे रोज चलेंगे। लेकिन पागलों को यही नहीं पता कि लड़की तो एक ही है। दिमाग खराब। एक दिन दोनों भाई मिले और बोला कि आओ मैं तेरे को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता हूं। वो बोलता है मैं तेरे को अपनी से मिलाता हूं। जिस दिन मिलने बैठे तो पता पड़ा कि लड़की तो एक ही थी। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ फ्रेंडशिप इज दैट, चाहे कितनी 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 गहरी दोस्ती हो, जब बात लड़की की आती है तो दोस्ती टूट जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया था ये दोनों दोस्त बचपन से थे। इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम हमारी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, हम लोग एक डील करेंगे। डील क्या करेंगे, जिससे लड़की पट गई दूसरा बंदा बोलेगा भाभी बोलेगा। बोलो बात समझ में? मतलब उन दोनों ने डील कर दी कि भाई ओए ओए कॉमर्स वाले लड़के, तू तू तेरे तरीके लगा उससे बात कर, मैं मेरे तरीके से उससे बात करता हूं। लड़की ने जिसको हाँ कर दिया, सामने वाला दोस्त कभी भी उसको गलत नजर से नहीं देखेगा, भाभी मान के चलेगा। और ये अपन दोनों भाइयों की डील है। बोले डील डन 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 डन, डील हो गई। जिसने लड़की पट गई दूसरा बंदा बोलेगा भाभी बोलेगा। बोलो बात समझ में आया? बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हुआ क्या, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे हेनरी फ्योल की। किसकी बात करेंगे, यानी कि हेनरी फ्योल कौन सा बच्चा हो गया, कॉमर्स वाला। कॉमर्स वाला कौन सा, कॉमर्स वाला। हेनरी फ्योल की कहानी बीएसटी वाले की जुबानी, ये है आपकी कहानी नंबर 1, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से सुनना।
अब हेनरी फ्योल जो है हमारा कौन था सबसे पहला? हेनरी फ्योल यानी कि कॉमर्स वाला, कॉमर्स वाला यानी कि कौन सा? हेनरी फ्योल। अब है ना वो लड़की से मिलने गया, लड़की से मिलने गया। अब मिलने गया तो उसने कुछ पिकअप लाइनें तैयार करी थी कि मैं ऐसे ऐसे पटा लूंगा उस लड़की को। कुछ पिकअप लाइनें थी एकदम ऐसे होता है ना शायरी वाली तरह से। तो भाई है ना जब कार में जा रहे थे तो उनको ना वो सारी लाइनें रिवाइज करनी थी। अब आपको पता है उस बंदे को कार के अंदर क्या क्या मिला, यानी कि कार में डिसाइड कर रहा था ना, तो कार में पता है उसको क्या क्या मिला? कार में उसको मिला एक रोज जो गणेश जी के ऊपर चढ़ा हुआ था और मिली 2 सीढ़ी। क्या क्या मिला? कार के अंदर क्या क्या पड़ा था जब वो अपनी 14 लाइनें प्रिपेयर कर रहा था तो उसको क्या क्या मिला? एक तो मिला रोज और 2 मिली उसको सीढ़ी। एक सीढ़ी ये रही और दूसरी सीढ़ी ये रही, यानी कि उसको कार में क्या मिला? एक रोज और 2 सीढ़ी। पता है पहली सीढ़ी उसने चलाकर देखी तो कौन सी थी? सैड सॉन्ग की। और दूसरी सीढ़ी कौन सी थी? देसी सॉन्ग की। वही साहब गाड़ी के अंदर पड़ी थी ये सारी चीजें। अब बड़ी ध्यान से देखना, सारी स्टोरियां मैं आपको कनेक्टेड लेके चलूंगा। ये तो पहली नंबर की कहानी है तो ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं हेनरी फ्योल को गाड़ी के अंदर मिला क्या जब वो लड़की को पटाने गया था? पहले मुझे बताओ हेनरी फ्योल कौन सा बच्चा है? कॉमर्स वाला बच्चा। कॉमर्स वाले बच्चे ने बोला अपन तो लड़की को पटाने के लिए अपने प्रिंसिपल्स लगाएंगे, सिद्धांत लगाएंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स लगाएंगे। तो याद रखना उसने प्रिंसिपल्स कहां याद किए? कार में याद किए। कार में उसको क्या क्या मिला? उसको मिला एक रोज, 2 सीडी, एक सैड सॉन्ग की, एक देसी सॉन्ग की। बस याद रहेगा आप लोगों को? हाँ सर इसमें क्या था पर आप पढ़ा क्या रहे हो? देखो बड़ी ध्यान से, उसको कार में क्या क्या मिला? एक रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। एक रोज, 2 सीडी मिली, एक सैड सॉन्ग की और दूसरी देसी सॉन्ग की। यहां पे आपके टॉपिक नंबर 1 14 प्रिंसिपल्स। कितने? 14 प्रिंसिपल्स। किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने। हो गए कंप्लीट। दैट्स इट। सर क्या मतलब? मेरे बच्चे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा प्रिंसिपल है। तो जब तक 14 प्रिंसिपल याद ही नहीं होंगे तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कौन सा लगेगा? मैंने याद करा दिए। अब से आप 14 प्रिंसिपल कैसे याद करोगे? रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। रिपीट करो मेरे साथ। रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। रिपीट करो। रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। दैट्स इट, हो गया। अगर मैं आपको पूरी चीज बताऊं तो हमने किया क्या क्या, देखो बड़े ही ध्यान से देखना। 2 दोस्त बचपन से साथ में, उसके बाद बड़े हुए। एक का नाम था हेनरी फ्योल, दूसरे का था एफ.डब्ल्यू. टेलर। एक कॉमर्स का और एक साइंस का। दोनों को स्कूल में एक लड़की मिली। एक ने पूछा कॉफी के लिए, उसने हाँ कर दिया। दूसरे ने पूछा मूवी के लिए, उसने हाँ कर दिया। दोनों के बीच में डील हुई, जिससे लड़की पड़ जाएगी सामने वाला भाभी बोलेगा। सबसे पहले हेनरी फ्योल की कहानी की बात करेंगे। हेनरी फ्योल ने गाड़ी में याद किया। उसको गाड़ी में क्या मिला? एक रोज मिला और 2 सीडी मिली। एक सीडी थी सैड सॉन्ग की और दूसरी देसी सॉन्ग की। बोलो बात समझ में आया? These are the 14 principles given by Henry Fayol. याद करो। रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। रिपीट विद मी। रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। दैट्स इट, हो गया खत्म। दैट्स इट, ये रहा, इतना सही है। चलो याद करना स्टार्ट करते हैं, एक एक को देखते हैं। सबसे पहले आता है, आपको याद करते हैं ROSE, रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। तो सबसे पहला आता है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहला कौन सा होगा? रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। पहला प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। पहले काम करूं मैं आपको याद करा दूं सारे नाम। हाँ जी सर, फिर एक एक को एक्सप्लेन कराता हूं। रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। आर से हो गया रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओ से हो गया ऑर्डर। एस से स्टेबिलिटी, ई से इक्विटी। रोज, उसके बाद आता है 2 सीडी। पहला सीडी से होगा सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरे से यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद सैड सॉन्ग, स्केलर चेन, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क। और उसके बाद देसी, डिसिप्लिन, एस्प्रिट डी क्रॉप, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और लास्ट इनिशिएटिव। और ऐसे आपके 14 के 14 प्रिंसिपल कंप्लीट हुए। देखो रिपीट कराता हूं। रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। रेमुनरेशन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, एस्पेक्ट डी क्रॉप, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और लास्ट इनिशिएटिव। मेरी तरह आपको भी सारे याद हो जाएंगे, बस मेरे साथ साथ चलना। सबसे पहले कौन सा है? रोज, ROSE। तो आर से कौन सा हो गया? रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय को रेमुनरेशन मिलनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। क्योंकि अगर रेमुनरेशन ज्यादा हुई, मान लो मेरा एम्प्लॉय मान ही नहीं रहा, बोलता नहीं मैं तो ज्यादा लूंगा, मैंने बोला कोई बात नहीं ले ले, जिस दिन मुझे इसका ऑल्टरनेटिव मिलेगा इसको बाहर निकाल दूंगा, नया ले आऊंगा। मान लो उसकी जरूरत के हिसाब से मैंने उसको सस्ते में रख दिया,
तो उसको जिस दिन अच्छा काम मिलेगा मुझे छोड़ के चला जाएगा। और याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो कभी अच्छा नहीं होता। तो रेम्यूनरेशन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस। ओ से होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी, चाहे ह्यूमन रिसोर्स, याद रखना की पॉइंट से ये, चाहे फिजिकल रिसोर्स, दोनों प्रॉपर प्लेस पे होने चाहिए। कहां होने चाहिए? प्रॉपर प्लेस पर होने चाहिए। जैसे कि एक स्कूल की बात करूं तो स्टूडेंट से मिलना है तो क्लासरूम में चले जाओ, टीचर से मिलना है तो स्टाफ रूम में चले जाओ, प्रिंसिपल के रूम में, कुछ खाना है कैंटीन, बुक्स चाहिए तो बुक स्टोर पे चले जाओ, बाकी चीजें चाहिए लाइब्रेरी, चौक चाहिए तो स्टाफ रूम में पड़ा होगा। मतलब हर चीज प्रॉपर्ली प्लेस्ड होनी चाहिए। बात समझ में आया? जैसे अगर आज मुझे किचन में, आपको पता है कि चाय बनानी है तो मुझे पता है दूध फ्रिज में मिलेगा, चीनी के लिए अलग से बॉक्स है, मसाले दाने के अलग से बॉक्स है, यानी कि सब चीजें प्रॉपर्ली प्लेस्ड होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं ऑर्डर। उसके बाद आता है ऐसे स्टेबिलिटी, यानी कि एक पर्सन को रीजनेबल टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर सके। एग्जांपल लेता हूं, महेंद्र सिंह धोनी जब अपना क्रिकेटिंग करियर चालू कर रहे थे तो पहले मैच में वो 0 पे रन आउट हो गए थे। पूरी सीरीज में उन्होंने 18 रन बनाए थे और कुछ किया ही नहीं। आउट हो रहे हैं, फिर आउट हो गए, फिर आउट हो गए, ऐसे बेकार सी सीरीज थी। पाकिस्तान से पहला मैच खेला, फिर आउट हो गए जल्दी से 6-7 रन पे। तो ऐसे प्लेयर को तो निकाल देना चाहिए ना। लेकिन अगर उनको स्टार्टिंग में ही निकाल दिया जाता 3-4 मैच के बाद, तो क्या हमारे पास T20 वर्ल्ड कप आता? क्या 2011 का वर्ल्ड कप आता? क्या 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी आती? यानी कि इतना बड़ा हमारी टीम कभी बन पाती? आंसर इज नो। हमने उस पर्सन को रीजनेबल टाइम दिया ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर सके। यानी कि मान लो मैंने तुम्हें आज पढ़ाया और तुमने आज गलती कर दी, बोलो बेकार बच्चा। अरे ऐसे कैसे यार? रीजनेबल टाइम तो दो ताकि तुम मेरी परफॉर्मेंस और मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देख सकूं। तुम मेरी पहली क्लास में ही मुझे जज कर रहे हो, नहीं मजा नहीं आया। अरे ऐसे कैसे यार? टाइम तो दो मुझे ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस तुम्हें दिखा सकूं। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। रीजनेबल टाइम पीरियड देना ताकि अपन अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद आता है ई से इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सेक्स। इसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मान लो मैं एक जगह जॉब करना गया और मान लो कि ना मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, मान लो, तो जो बॉस है वो भी पंजाबी है, मैं भी पंजाबी, और मुझे सैलरी दे रहा है 25,000। मेरे जैसा मेरा दोस्त लेकिन है ना वो दूसरी कास्ट से है तो उसको 18,000 ही दे रहा है। मैं छुट्टी करता हूँ तो मुझे बोलता कोई बात नहीं पुत्र कर लिया कर, वो छुट्टी कर लेता तो उसको डांट दिया जाता है। ऐसे कैसे यार? ये तो भेदभाव है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके सब कैसे होने चाहिए? बराबर। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सेक्स। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। इसको बोला जाता है इक्विटी। तो रिपीट करते हैं, कितने प्रिंसिपल थे? 14। कैसे याद किए? रोज, 2 CD, सेट सॉन्ग, देसी सॉन्ग। रिपीट करो मेरे साथ, रोज, 2 CD, सेट सॉन्ग, देसी सॉन्ग। आर से कौन सा हुआ? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए? बैलेंस। यही कीवर्ड्स हैं जो आपके केस स्टडी में आपको हेल्प करेंगे। आर से। ओ से होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यानी कि फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर्ली प्लेस्ड होने चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो? अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो हर चीज प्रॉपर्ली प्लेस्ड होनी चाहिए। एक रेस्टोरेंट के अंदर जैसे किचन होते होंगे तो सोचो हर चीज पता है, टिश्यू पेपर कहाँ जल्दी से ले, प्लेट्स कहाँ ये रे, फ्रूट्स कहाँ रखे हैं ये रे, सब्जियां कहाँ ये रे। अगर सब जगह प्रॉपर्ली प्लेस्ड है तो ही मिलेगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर। ऐसे होता है स्टेबिलिटी। रीजनेबल टाइम पीरियड देना है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। और ई से आ जाता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है नो भेदभाव। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। रोज, 2 CD। अब 2 CD है ना, तो पहले CD से तो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर अगले सी से है यूनिटी ऑफ कमांड और उससे है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आओ याद करते हैं। सबसे पहले आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखते हैं, सेंट्रलाइजेशन का तो मतलब होता है सारी बातें टॉप सीक्रेट, और डिसेंट्रलाइजेशन सारी बातें सबको बता दो। सारी बातें सबको बता दो। इसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का तो मतलब है सारी बातें टॉप सीक्रेट, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी बातें सबको बता दो। तो आप मुझे बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइजेशन हो, क्या हो? तो बात आती है एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों होनी चाहिए, सेंट्रलाइज भी और डिसेंट्रलाइज भी, बैलेंस होना चाहिए।
जैसे मैगी मसाला कैसे बनता है ये बात थोड़ी सबको बता दूंगा, कोका कोला की रेसिपी क्या है ये बात थोड़ी बता दूंगा, अंकल चिप्स के अंदर क्या मसाला डलता है ये थोड़ी बता दूंगा, ये बातें तो टॉप सीक्रेट है। लेकिन छुट्टी कब है, लंच टाइम कब है, ये तो सबको बताओ ना यार, सेल्स कितनी करनी है, प्रॉफिट इस बार कितना हुआ, ये तो ये थोड़ी छुपाएंगे, ये बातें तो सबको पता होनी चाहिए। तो देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी बातें अपने तक, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सारी बातें सबको पता। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, बोलो बात समझ में आए। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। क्या होता है, बोलते हैं एक जने को एक से ही ऑर्डर मिलने चाहिए, एक जने को एक से ही ऑर्डर मिलने चाहिए। मान लेते हैं, मान लो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन, मान लो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है रोहित शर्मा और चेन्नई सुपर किंग्स का कैप्टन है मान लो महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई का बेस्ट फील्डर है रविंद्र जडेजा आप मान लो, और इंडिया का बेस्ट फील्डर भी है रविंद्र जडेजा। इंडिया का मैच चल रहा था, धोनी पीछे कीपिंग पे था, धोनी बोलता है जड्डू बाउंड्री पे लग जा, रोहित शर्मा बोलता है आगे आ जा, जडेजा परेशान, भाई दोनों ही मेरे कैप्टन है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, एक बोलता है आगे जा, एक जना बोलता है पीछे जा। मान लो आपके मैथ्स वाले टीचर बोल रहे हैं या फिर अकाउंट्स वाले टीचर बोल रहे हैं छुट्टी है, और मैं बोलता हूं नहीं आना है, तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। बात समझ रहे हो? तो याद रखना एक जने को एक से ही ऑर्डर मिलने चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, यानी कि एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट ऐसे होना चाहिए। इस सबऑर्डिनेट को एक से ही ऑर्डर मिलने चाहिए, ये अलग अलग को देता है, लेकिन ऊपर अप्लाइबल एक के ऊपर ही होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ गया? एक से ज्यादा होगा तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक होता है मेरा गोल और एक होता है टीम का गोल। तो मुझे मेरे गोल को इग्नोर करके किसके गोल पे फोकस करना चाहिए? टीम के गोल पे। टीम को क्या जरूरत है? मेरे को तो मन लग रहा है लास्ट बॉल है, छक्का मार के धोनी की तरह जितवा देता हूं, नाम हो जाएगा। टीम को लग रहा है भाई ऐसा मत कर, 2 ही रन चाहिए जीतने को, बैट अड़ा और भाग जा, वर्ल्ड कप फाइनल है, क्यों गलती कर रहे? इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो जरा बताना अपन ने कितने कर लिए? रोज 2 CD सैड सॉन्ग देसी सॉन्ग। रिपीट करो, रोज 2 CD सैड सॉन्ग देसी सॉन्ग। रिपीट करो, रोज 2 CD सैड सॉन्ग देसी सॉन्ग। आर से रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओ से ऑर्डर, एस स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ई प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सी CD में साथ में आएगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर सी यूनिटी ऑफ कमांड, फिर डी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आया? रोज 2 CD सेट सॉन्ग देसी सॉन्ग। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेट, SAD। तो एस से होता है स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या होता है, बड़े ही ध्यान से सुनना। ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, ऐसे होता है, टॉप लेवल, मिडिल और लोअर। तो है ना, ये कम्युनिकेशन ऐसे होनी चाहिए, लोअर से मिडिल और मिडिल से टॉप। ऐसा नहीं है कि सीधा लोअर वाला कम्युनिकेट कर रहा है किससे? टॉप से। बात समझ में आ गया? जस्ट टेक एन एग्जांपल। आपके स्कूल में आपकी बेंच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपकी सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप सीधा डायरेक्टर के रूम में चल जाओगे, सर टेबल ठीक नहीं है, ऑब्वियसली नॉट। या आपको कोई परेशानी है तो सीधा थोड़ी प्रिंसिपल के पास घुस जाओगे, नहीं, आप अपनी क्लास टीचर को बोलोगे एंड सो ऑन। ठीक है? जैसे मान लो आपके स्कूल में पिकनिक करवाना है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? टॉप लेवल, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वो बताएंगे इंचार्ज को, फिर टीचर्स की मीटिंग होगी, फिर टीचर स्टूडेंट को बताएंगे, एंड ऐसे कम्युनिकेट होता है, टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर। ऐसा थोड़ी कि सीधा प्रिंसिपल तुम्हें फोन करता है, ओए तू पिकनिक चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ, ऑब्वियसली नॉट यार, ऐसे थोड़ी होता है। टॉप वाला सीधा लोअर को थोड़ी करेगा, ऐसे चलता है। बट ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं गैंग प्लान। क्या बोलते हैं? गैंग प्लान। यानी कि 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिसको बोला जाता है गैंग प्लान। बोलो बात समझ में आया? हाँ जी सर। ये हो गया स्केलर चेन। अगर स्केलर चेन का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में? ठीक है। रोज 2 CD सैड सॉन्ग देसी सॉन्ग। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, ऐसे हो गया था स्केलर चेन। अब ए से आता है
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव कमांड। अथॉरिटी का मतलब क्या है? राइट टू गिव कमांड। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने एक स्टूडेंट को बोला यार पानी की बोतल ले आना यार, तो वो बच्चा खड़ा हुआ और पानी की बोतल ले आया। तो मेरे पास पावर थी ना, मैं नीचे गया मेरे घर पे और मेरे पापा ने बोला कि मनन पानी पिलाया जाए ग्लास। मैंने बोला जी पापा। तो पापा ने मेरे को ऑर्डर दिया। इसको बोलते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव कमांड। और जैसे ही मैंने उनका कमांड सुना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनी? ऑब्लिगेशन हो गया। हाँ भैया करना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली ट्रांसफर हो जानी चाहिए, यानी कि पावर किसके पास है और पूरा कौन करेगा। अगर ये चीज नहीं करी तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आए। SAD, डी से होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं और हमें उन काम को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। जो जितने सारे काम हैं उनको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और लोगों की कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको वो काम डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे आपके घर में मान लो किसी ना किसी क्लोज रिलेटिव की कभी ना कभी तो शादी हुई होगी, तो शादी हुई होगी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो कामों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कार्ड्स तुम बांट के आओगे, हम छोटे बच्चों को दे दिया जाता है कि कार्ड वगैरह बना दे बेटा, बेटा वो व्हाट्सएप का वीडियो तू बना दे, है ना। फिर ग्राउंड बुक करना, केटरिंग बुक करना। तुम्हारा बड़ा भाई बोलता है अरे डीजे मैं करवा दूंगा, अरे डीजे वाला बम पटाखे मैं ले आऊंगा। तो छोटे छोटे काम थे, सबको डिवाइड कर दिया। इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। काम डिवाइड हो जाने चाहिए। आई होप समझ में। रिपीट करते हैं। रोज 2 CD सेट सॉन्ग देसी सॉन्ग। रोज 2 CD सेट सॉन्ग देसी सॉन्ग। रेमुनरेशन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क। अब लास्ट आता है देसी, DESI। डी से आता है डिसिप्लिन। पहली बात, अगर ये आया क्वेश्चन तो आप कभी गलत नहीं करोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर आपको कभी भी वर्ड दिख जाए पेनल्टी, वर्ड कौन सा दिख जाए? पेनल्टी, तो बिना सोचे समझे लिख देना डिसिप्लिन। बोले बात समझ में आया? अगर आपको वर्ड दिख जाए पेनल्टी तो लिख देना डिसिप्लिन। मैं आपको समझा देता हूं। मान लो आज मैंने आपकी क्लास ली, कुछ टाइम बाद आपके बोर्ड्स के पेपर होंगे, तो मुझे रोज क्लास लेनी पड़ेगी ना। सोचो मैं सोचता अरे आज आलस करते हैं, कल लेंगे कल लेंगे, आपने जा रहा है कल करेंगे कल करेंगे, अरे आज नहीं ले रहे, अरे 3 दिन बाद देखेंगे, तो रिजल्ट में खराबी आएगी ना। द रीजन इज हमारे में डिसिप्लिन नहीं था। तो जब भी डिसिप्लिन नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा? पेनल्टी। बात समझे? डिसिप्लिन का मतलब होता है टाइम पे काम चालू होके टाइम पे काम कंप्लीट करना, इसको बोला जाता है डिसिप्लिन। उसके बाद आता है एस्पिरिट डी क्रॉप। ये बहुत सिंपल सा है, ये टीम वर्क को प्रमोट करता है। इसका मतलब होता है आई को कन्वर्ट कर दो वी में। मैं कुछ भी नहीं हूं, हम सब कुछ है। जैसे हर बार हम है ना, हमारे स्टूडेंट 95, 97, 100 तक भी जाते हैं। हर बार BST में 97, 98, 99, 100 तक टच करते हैं। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मैंने पढ़ाया था, मेरी एक्रोनिम, मैंने मेहनत करी। नहीं यार, हमारी मेहनत, मैंने पढ़ाया, बच्चों ने रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा किया। एंड थैंक्स टू द पेरेंट्स यार, जो सुबह 6 बजे उठ के बच्चे को दूध भी दे रहे हैं, नाश्ता भी दे रहे हैं। थैंक्स टू द स्कूल टीचर्स, थैंक्स टू द फ्रेंड्स एंड एवरीवन, सबकी काम था। तो आई शुड बी कन्वर्टेड इनटू वी। इससे टीम वर्क बढ़ता है। बोलो बात समझ में आया? ठीक है। DESI ऐसे होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी कि हमें 1-2 जनों पे फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है मेजॉरिटी पे। जहां भी क्या है? मेजॉरिटी। जैसे एक बच्चा मुझे बोलता है सर सुनो ना, है ना, तो छुट्टी दे दो। मैंने बोला क्यों? बोलता है मेरे स्कूल में बैच पार्टी है। तो मैंने बोला तेरी है तो सबको छुट्टी क्यों दे दूं? तो क्या मुझे एक पे फोकस करना चाहिए, सब पे करना चाहिए? ऑब्वियसली सब पे करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, मोस्टली हर बच्चे ने बोला, 50 में से 40 बच्चों ने सर प्लीज कल ऑफ दे दो, हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल्स है। मैंने बोला किस किस के? तो सबके आते हैं। तो मुझे हमेशा मेजॉरिटी को देखना चाहिए ना, कि सब मिलके क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन सारे के सारे लोगों को मिलके लेना चाहिए। इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, जो सबके लिए सही है वही करना है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और लास्ट आ जाता है
प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कौन सा हो जाता है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है उसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, यानी कि पहल। मैं आपको इसके पीछे एक एग्जांपल देता हूं। 2004 या 2005 की बात है। ऑस्ट्रेलिया का मैच था साउथ अफ्रीका के साथ में, और उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन टीम इज द वर्ल्ड बेस्ट टीम, बेस्ट मस्त टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। ओपनर शानदार, कैप्टन रिकी पॉन्टिंग, फास्ट बॉलर शानदार से ऐसा मैच था। तो सबको लग रहा था ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। तो मैच चालू हुआ, ये 2003-4 तब की बात बता रहा हूं मैं, 4-5 की। तो फिर मैच चालू हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी। पहली बार वनडे क्रिकेट के अंदर 400 से ज्यादा रन बने थे पहली बार। आज भी बहुत ज्यादा माने जाते हैं, उस टाइम पे बने थे 400 प्लस। ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर करे थे 434 रन। भाई साहब, जब ऑस्ट्रेलिया ने ये रन बनाए ना तो सबको लगता था ऑस्ट्रेलिया ही मैच जीतेगी। जीत ही नहीं सकती है। वो 300 बनाते ना तो भी लोग यही बोलते ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। ये टीम ऑस्ट्रेलिया कितने बना दिए? 434। उस टीम के कैप्टन, यानी कि साउथ अफ्रीकन टीम के कैप्टन थे ग्राहम स्मिथ। तो ग्राहम स्मिथ ने अपनी टीम को बुलाया, बोला देखो टारगेट तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, लेट्स डू वन थिंग, हम ये सोच के खेलेंगे 20 ओवर का मैच है, तो क्या 20 ओवर में 160 रन बनते हैं या नहीं बनते? अपनी टीम से पूछा। बोले हाँ सर, T20 का जमाना चालू हो चुका था, तो हाँ 20 ओवर में 160 रन तो बनते हैं। तो ग्राहम स्मिथ ने बोला चलो यही करके आते हैं, अगर हम ये चीज कर पाए तो हम ये चीज दोबारा करेंगे, और अगर हम दोनों बार टारगेट को अचीव कर पाते हैं तो हमारा टोटल हो चुका होगा 320 और ओवर हो जाएंगे 40। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लास्ट के 10 ओवर में 100-110 रन बनते नहीं बनते? टीम ने बोला हाँ ये तो बनते हैं, तो कई बार मैच में जीते हैं। बोले हमें बस यही करके आना है। तो टीम ने बोला सर बोलना तो बहुत आसान है, करना भी तो पड़ेगा। तो ग्राहम स्मिथ ने बोला ठीक है करते हैं, मैं ओपन करूंगा, एक और जन ओपन करेगा और हम खेल के आएंगे। उस मैच में ग्राहम स्मिथ ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी, गिब्स के साथ में बैटिंग करी, और पहली बार 434 ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, साउथ अफ्रीका ने 437 रन बना के वो पहली बार मैच जीता। द रीजन वॉज उनके कैप्टन ने इनिशिएटिव लिया था मैच जिताने का। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने कितने प्रिंसिपल्स करे? 14। ये कहानी थी हेनरी फ्योल। प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल कितने थे? 14। रोज, 2 सीडी, सैड और देसी। बोले याद रहेंगे? हाँ जी सर। कैसे याद किया अपन ने? रेम्यूनरेशन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कमांड, डायरेक्शन, स्केलर चेन, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, एस्पिरिट, डिक्रॉप, सबऑर्डिनेशन, इनिशिएटिव। मेरे साथ साथ बोलो, आपको याद हुए नहीं हुए? नहीं हुए तो मेरे साथ साथ रिपीट करना। आर से बोलो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओ से ऑर्डर, एस से स्टेबिलिटी, ई से इक्विटी, सी डी सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, तो सी से होगा यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, एस्पेक्ट, डिक्रॉप, सबऑर्डिनेशन, इनिशिएटिव। आपको फर्स्ट इनका नाम याद करना है, सेकंड इनका मीनिंग, फिर थर्ड में आपको बताऊंगा कि इनके क्वेश्चंस आते कैसे हैं, इसके अंदर लिखना क्या है। जैसे अभी मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, रेम्यूनरेशन बैलेंस होना चाहिए, ऑर्डर मतलब सारी चीजें प्रॉपर्ली प्लेस्ड होनी चाहिए, स्टेबिलिटी मतलब रीजनेबल टाइम देना है, इक्विटी का मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप सीक्रेट वाली बातें और सबको बताना, एक जने से एक को ऑर्डर मिलना, हमें अपने पे नहीं टीम पे फोकस करना है। स्केलर चेन का मतलब होता है लोअर से मिडिल, मिडिल से टॉप, टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर देना और बात मानना। डिवीजन ऑफ वर्क छोटे छोटे पार्ट्स में काम को बांट देना। डिसिप्लिन, पेनल्टी वर्ड आ गया, एस्पेक्ट डी क्रॉप होता है आई, ये एग्जाम में यही मिलता है लाइन, आई शुड बी कन्वर्टेड इनटू वी, एस्पेक्ट डी क्रॉप, मुझे अकेले पे ध्यान नहीं देना, सबके ऊपर ध्यान देना है। और लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, दैट इज पहल करना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यहीं पे आज हम लोग फिनिश करेंगे हमारी क्लास नंबर 1, जिसके अंदर मैंने आपको 14 के 14 प्रिंसिपल याद कराए हैं। आई होप आप अभी कभी 14 प्रिंसिपल भूलोगे नहीं। मैं आपको इसकी केस स्टडीज भी बताऊंगा, और अभी तो सिर्फ ये कहानी 1 है, अभी तो मुझे बताना है आप लोगों को कहानी नंबर 2, यानी कि फियोल ने क्या तरीके अपनाए। अब फियोल तो साइंस वाला है तो वो तो टेक्निक्स लगाएगा अपनी। फिर तीसरी कहानी में मैं बताऊंगा फाइनली लड़की
गई किसके पास, और उसके बाद आपका चैप्टर भी खत्म। यानी कि मेरी कहानियां चलेंगी और आपका चैप्टर फिनिश होता जाएगा। पहली कहानी हेनरी फेयोल की, दूसरी कहानी एफ.डब्ल्यू. टेलर, तीसरी कहानी लड़की गई किसके पास, और चैप्टर फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।